गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट नोन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बने, नाउन आए, नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आए, उसके बाद में नाउन आए, जनरली बेटा आपके कोर्स में जो है वो ऑफ का प्रयोग ज़्यादा होता है। और इसके बाद में यदि कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम उसको ऑफ से पहले जो नाउन रहता है, ऑफ से पहले जो नाउन आएगा उसी के अनुसार हम लोग ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब आपका वाज था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज था इसमें। और यहाँ पे जो ऑफ से पहले आया है, ऑफ से पहले आपका डिटेल आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट मानेंगे डिटेल्स को, इसलिए यहाँ पे जो आपका आएगा वाज नहीं आएगा बल्कि वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वर नॉट नोन। फिर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे क्वेश्चन लिखा है योर व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट इज वेरी ओल्ड। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आप देखो बीच में यहाँ पे ऑन आया है, ठीक है, बीच में यहाँ पे ऑन आया है और इससे पहले आपका योर व्यूज है और ऑन के बाद में आपका दिस सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दो नाउन है और दो नाउन के बीच में आपका प्रीपोजिशन है। तो आपको जो कंसीडर करना है पहले वाले को, तो योर व्यूज यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो भी हेल्पिंग वर्ब भी आपका प्लूरल वाला ही बनेगा। तो इसलिए आपका जो योर व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट, यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि आर का प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर बनेगा योर व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट आर वेरी ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, स्वीट इज द यूजर्स ऑफ एडवर्सिटी। ये एक आप इसको मुहावरा मान के चलिए, इसको विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क में लिखा है कि मतलब जब आपको विपत्ति आती है, कोई कठिनाई आती है तो उसका भी आपको फायदा मिलता है, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे आप इसको रट ही लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा ठीक है। एक मिनट, ठीक। तो यहाँ पे जो बेटा आपका आंसर बनेगा इसका, यहाँ पे जो इज है ये आपको हटाना है, इज के जगह पे आर का प्रयोग करेंगे। ये एक मुहावरा टाइप का है, तो आप इसको ज्यों का त्यों लिख देना। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा स्वीट एज, और सॉरी यहाँ पे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, कठिनाई, मुसीबत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विपत्ति या कठिनाई में भी आपको कुछ ना कुछ सबक या कुछ ना कुछ सीख मिलती है, वो भी आपके लिए फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा, देखो इसमें लिखा है द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस विलेज आर वेरी बैड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन में जो आया है ये भी एक नाउन है और उसके बाद में क्या आया, एक प्रीपोजिशन। ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद में फिर से एक नाउन आया है। तो ऑफ के अगर कोई सेंटेंस हो और हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर लिखा हो, मतलब नाउन आए, उसके बाद में प्रीपोजिशन आए, उसके बाद में फिर नाउन आए, तो आपको जो कंसीडर करोगे ऑफ से पहले वाले को ही आप सब्जेक्ट मान के चलोगे। तो कंडीशन यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हम आर को हटा देंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज इज वेरी बैड। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5, द स्मेल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट।
तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब ये आया है आर, हेल्पिंग वर्ब आर है और ना, और हेल्पिंग वर्ब आर है और आर से पहले एक आपका नाउन फ्लावर्स है और उसके बीच में ऑफ आया है प्रीपोजिशन, और उससे पहले आपका एक नाउन और है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन से जो पहले वाला नाउन होगा उसको हम अपना सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे स्मेल एक आपका सिंगुलर है, क्योंकि जितनी भी जो हाँ ये क्या नाम है, जितने भी आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मतलब जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा, आर को हम हटाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर्स इज स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज हैव बीन डबल्ड। द मेडिकल कॉलेज में जो नंबर ऑफ सीट थी उसको डबल कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका हैव आया है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैव आया है, और हैव से अब देखिए हैव से पहले यहाँ पे वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बीच में यहाँ पे ऑफ आया है, ऑफ के बाद में एक नाउन है और ऑफ से पहले भी एक नाउन है, ठीक है, नाउन है। लेकिन आप इसको एक अलग स्ट्रक्चर, आप इसको एक तरीका ये भी होता है समझने का, अगर कहीं पर भी द नंबर ऑफ लिखा मिला है, अगर द नंबर ऑफ कभी भी लिखा मिलेगा, द नंबर ऑफ के बाद में तो जो नाउन आता है वो आपका प्लूरल ही आता है, नाउन आपका हमेशा प्लूरल ही आएगा। लेकिन अगर द नंबर लिखा है तो वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, क्योंकि ये द एक निश्चित चीज को बताता है, इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं यहाँ पे। अगर नंबर से पहले अगर ए लिखा मिल जाता है, इसको हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, यदि नंबर से पहले ए लिखा मिल जाता है तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज हमेशा, मतलब ए नंबर ऑफ बॉयज मतलब बहुत, असंख्य, तो यहाँ पे इसको प्लूरल मान के चलेंगे। तो अगर इस सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यदि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ का जो आंसर बनेगा द नंबर ऑफ बॉयज इन द मेडिकल कॉलेज हैज़ बीन डबल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़ को हटाएंगे और उसकी जगह पे हैव को हटाएंगे और उसकी जगह पे हैज़ को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो द नंबर है ये हमेशा सिंगुलर को ही प्रदर्शित करता है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉर्ड्स। अभी हम एक मिनट, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 है ये बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जा रहे हैं। इस रूल्स को आप देखिए, यहाँ पे ये जितने भी रूल्स इसमें लिखे हैं, अगर कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले, ए नंबर ऑफ लिखा हो, ए नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाए, फिर सम ऑफ द बॉयज़, मतलब यहाँ पे बॉयज़ भी हो सकता है, गर्ल्स भी, कोई भी कॉमन नाउन आ सकता है, मोस्ट ऑफ द मैन, हीप्स ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ मैन, वेराइटी ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब बहुत संख्या में जो बॉयज़ थे, ए लॉट ऑफ बॉयज़ हम कह सकते हैं, सम ऑफ द बॉयज़, मोस्ट ऑफ मतलब होता है अधिकतर जितने बच्चे थे, और हीप्स ऑफ कप्स, हीप्स का मतलब एक ढेर टाइप में होता है, मतलब एक कपों का ढेर, और यहाँ पे लॉट्स का मतलब बहुत, लॉट्स ऑफ मैन, बहुत सारे मैन। तो ये सारे शब्द जब भी आते हैं, ए नंबर ऑफ, सम ऑफ, हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, वेराइटी ऑफ, तो इसके बाद में जो नाउन आता है, ये सारे के सारे नाउन आपके, सारे के सारे नाउन अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन आते हैं तो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, और ये अगर इन सब के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल, इन सब के बाद में अगर आपका इन सब के बाद में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तब इन्हीं प्लूरल काउंटेबल के आधार पर ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जब भी ये सारे शब्द सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जब भी ये सारे सब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इसको हम लोग प्लूरल ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और डिपेंड करती है, यदि इन सारे शब्दों के बाद में यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं,
जैसे मिल्क, वाटर, तो ये सारे शब्द अगर आते हैं, जैसे लिख दिया कि प्लेंटी ऑफ मिल्क, वैरायटी ऑफ मिल्क, तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तब वो सिंगुलर बन जाता है, माना जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, हीप्स ऑफ सैंड। जैसे सैंड जो होता है, सैंड को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सैंड को सिर्फ हम मतलब उसको हम सिर्फ तौल मतलब मात्रा में बताते हैं, सैंड आ जाए चाहे उसकी जगह मिल्क आ जाए, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें आ जाए अनकाउंटेबल। अगर इन सारे शब्दों के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा सिंगुलर ही होती हैं। लेकिन अगर हीप्स ऑफ कप, तो एक मिनट, ये यहाँ पे मैं एस लिखना भूल गया, तो यहाँ पे अगर ये, हाँ, तो हीप्स ऑफ कप से, तो यहाँ पे कप को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे सैंड को हम लोग, सैंड एक मटेरियल नाउन होता है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मात्रा में आता है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, सॉरी आर नहीं होगा, बल्कि इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। यदि इन सारे के बाद में अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उसको प्लूरल ही मानते हैं। अब देखिए, अब मैंने भी आपको नीचे बताया था कि जब भी लॉर्ड्स आता है, लेकिन लॉर्ड्स के बाद आपको बताया कि ऑफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड्स के बाद में ऑफ नहीं आया, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे, हाँ, और देखिए हमारा आंसर बन जाएगा, देयर इज स्टिल लॉर्ड्स टू डिसाइड। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया है, जब भी ए नंबर ऑफ करके कोई स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन रहेगा तो वो उसको हम प्लूरल ही मानते हैं, और ए नंबर ऑफ ऐसे ही प्लूरल को दर्शाता है, तो यहाँ पे हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे हम हैज को हटा के हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर सेम वही स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ए नंबर ऑफ करके आ रहा है और बुक्स भी आ रहा है, तो बुक्स आपका क्या होता है, बुक्स आपका काउंटेबल नाउन होता है और ये प्लूरल है, तो इसलिए, और या जब भी ए नंबर ऑफ ये सारे शब्द आते हैं इसके बारे में प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे हम आर को लगाएंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके। जब भी ए वैरायटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये जितने भी शब्द का प्रयोग करेंगे लॉट्स ऑफ, उसके बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है, तो काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो वो प्लूरल ही आएगा, तब हम उसको प्लूरल ही मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको एक प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको बताया था कि हैज और जो हैव होता है वो एक जोड़ा होता है और एक ही टेंस के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग सिंगुलर में प्रयोग करते हैं और इसको हम लोग इस वाले हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर हैव का प्रयोग हो, तो आंसर बनेगा, ए वैरायटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी डियर इज रनिंग इन द फील्ड। जो डियर, देखिए डियर और शीप एक ऐसा वर्ड है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यदि इसके साथ में सिंगुलर नंबर आता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, यदि इससे पहले अगर प्लूरल नंबर आता है तो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, वन शीप, वन डियर जो है ये सिंगुलर है, और जो 4 डियर है ये प्लूरल है, और मैनी शीप प्लूरल है। वन शीप आपका सिंगुलर है क्योंकि इससे शीप से पहले वन आ गया, और यहाँ पे शीप से पहले
6 आ गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और शीप से पहले मैनी आ गया तो प्लूरल बन जाएगा, मैनी मतलब कई। तो इसलिए यहाँ पे जो मैनी है ना, जैसे आपका लिखा मैनी, मैनी डियर इज रनिंग इन द फील्ड, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो मैनी डियर, यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि आर का प्रयोग होगा, मैनी डियर आर रनिंग इन द फील्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सी बॉट 5 डजन पेंसिल्स। तो आपको कुछ वर्ड याद करने, अगर कभी भी आपको पेंसिल लिखा मिले, 1000 लिखा मिले, डजन लिखा मिले, 100 लिखा मिले, यदि इससे पहले कोई संख्या आती है ना, यदि संख्या आती है तो हम कभी भी इसको 1000 और डजन 100 में कभी भी एस नहीं लगाते हैं। यदि संख्या नहीं आती है तब हम एस लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, डजन्स ऑफ एग मतलब दर्जनों अंडे, तब यहाँ पे डजन के साथ में एस लगा, लेकिन डजन से पहले कोई संख्या नहीं है। यदि संख्या आ जाती, जैसे यहाँ 5 डजन आया तो इससे पहले संख्या आपकी आई है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा है, ठीक है। और जैसे 100 लिखा तो 600 हम कहते हैं ये सही है, लेकिन 600 अगर 600 होता तो गलत हो जाता। तो आपका जो आंसर यहाँ बनेगा सी बॉट 5 डजन, हमको वहां में डजन, क्वेश्चन में जो डजन लिखा हुआ है यहाँ पे एस हमको हटाना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वाज स्पेंड, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, थाउजेंड से पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पे एस आएगा। जैसे हजारों रुपए, तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में प्लूरल संख्या का, प्लूरल हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड। देखिए, कुछ शब्द होते हैं वो पहले से ही प्लूरल होते हैं, उसका और प्लूरल नहीं बनाया जाता है, वो खुद अपने आप में प्लूरल हैं। जैसे कैटल हो गया, पीपल, पुलिस, पब्लिक, तो ये सारे शब्द अपने आप में प्लूरल होते हैं। इन शब्दों का कभी भी हम इसमें एस और ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कैटल्स वाले में आपका एस हटेगा, तो हमारा और प्लूरल लेगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ऊपर मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 17 को पहले ही। जब भी पुलिस आता है, पुलिस आपका प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पुलिस वाले में क्या होगा, हैज नहीं आएगा बल्कि हैव का प्रयोग करेंगे, तो आंसर बनेगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। देखिए, ये भी इस क्वेश्चन को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो रूल लगेगा, देखिए पीपल आ गया, तो पीपल का मतलब होता है प्लूरल, लोग। तो यहाँ पे जब प्लूरल आ गया तब इज नहीं होगा बल्कि आर का प्रयोग होगा, तो आंसर बनेगा अमेरिकन पीपल आर रिच। देखिए, कुछ चीज़ें आपको और ध्यान देनी, कभी भी अगर पेपर में आपको लिखा मिल गया द जेंट्री, द रिच, द पुअर, तो जेंट्री का मतलब हो जाता है कि कुलीन लोग, और रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, तो ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। तो इसलिए जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैसे वाज और वर जो होते हैं वो एक जोड़े होते हैं और एक ही टेंस के अंतर्गत आते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर के साथ में प्रयोग होता है और ये हमेशा प्लूरल के साथ में प्रयोग होता है। और अगर ना याद हो तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स आए हैं, इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स आए हैं, इसलिए ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज इनवाइटेड। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ न्यूज़ हमेशा सिंगुलर रहता है बेटा, इसको आप लोग ध्यान रखना। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ड होता है, समाचार कभी समाचारों नहीं बोलते, समाचार ही बोलते हैं, तो सिंगुलर होगा। तो अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी
सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो न्यूज़ सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे द न्यूज़ इज आएगा, आर नहीं आएगा। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी विषय का नाम यदि एस से खत्म होता है तो वो आपका प्लूरल नहीं बन जाता, वो सिंगुलर ही है। सपोज अगर आपका नाम अगर एस से खत्म हो रहा हो तो आप प्लूरल नहीं हुए, आप सिंगुलर ही होंगे। तो जैसे देखिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम होता है, फिजिक्स सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये गलत है। कभी भी आपको अगर फिजिक्स लिखा मिल जाए, मैथमेटिक्स लिखा मिल जाए, सिविक्स लिखा मिल जाए, इकोनॉमिक्स लिखा मिल जाए, इनिंग्स लिखा मिल जाए, ये हमेशा आपका सिंगुलर ही होता है। और एक तरीका भी आता है जिसके पीछे ICS लिखा मिल जाए, देखो ये हमेशा आपका सिंगुलर ही रहेगा। बाकी इनिंग्स आप याद कर लेना। तो फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे आर नहीं होगा, बल्कि आर को हटाएंगे, उसकी जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। देखिए कुछ नाउन होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, उसका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए कुछ नाउन्स को हम उसका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है, नहीं बना सकते हैं, ये सदैव सिंगुलर ही रहते हैं और सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। देखिए सीनरी सही है लेकिन सीनरीज गलत है, पोइट्री सही है लेकिन पोइट्रीज गलत है। पोइट्री में कभी IS नहीं लगता है। अगर आपको ध्यान हो, आपका जो सिलेबस इंटरमीडिएट में प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज होता है तो उसमें पोइट्री लिखा होता है, ना कि पोइट्रीज लिखा होता है। फर्नीचर सब सही होता है, फर्नीचर्स कोई शब्द नहीं होता है। यदि आप किसी दुकान पे देखेंगे तो वहाँ पे फर्नीचर लिखा होता है, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं लिखा होता है। हेयर मतलब बाल, आप हमेशा बाल बोलते हैं और बालों नहीं बोलते हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना, इस पर कभी एस नहीं लगेगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, तो सलाह बोला जाता है, कभी भी सलाहों नहीं बोला जाता है। और आप हमेशा याद रखना, सूचना, सिर्फ याद करने के मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन कहा जाता है सूचना, और कभी भी इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लगेज जो आपका सामान होता है, अगर आप याद करेंगे तो आप देखना जो स्टेशन पे जो आपकी ट्रेन आती हैं उसके पीछे जो डिब्बा लगा होता है उसमें आपका लगेज लिखा होता है ना, कभी भी लगेजेस नहीं लिखा होता है, तो गलत है, ठीक है। फिर एक आपका शब्द है, देखिए मशीनरी मतलब वही उपकरण, तो मशीनरी वर्ड सही होता है, मशीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, आपको याद करना पड़ेगा। ब्रेड जैसे रोटी हो गया ना, तो कभी भी आप उसमें कभी भी हम लोग आप क्या कह सकते हैं, एस और एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ब्रेड कभी भी आपको अगर बोलना हो एक रोटी दो रोटी, तो वहाँ पे लिखते हैं आ पीस ऑफ ब्रेड या आ लोफ ऑफ ब्रेड, है ना। और वैसे ही चौक जो होता है, यदि आपको चौक कभी बोलना हो तो अगर आपको लिखना हो तो इसे लिखते हैं आ पीस ऑफ चौक, लेकिन कभी भी हम लोग चौक्स नहीं लिखते हैं। यदि आपको लिखना हो कि 2 चौक तो हम बोलेंगे 2 पीसेस ऑफ चौक, ना कि उसमें 2 चौक्स कहेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित है। आपका लिखा है सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो सीनरीज लिखा है इसको हम IES हटा के इसको Y बनाएंगे, और यहाँ पे हम R हटा के यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर बन जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द कमेटी इज नॉट यूनानिमस इन देयर ओपिनियन। यूनानिमस मतलब होता है एक मत। देखिए कभी भी आपको बेटा पेपर में यदि कमेटी, बोर्ड, ज्यूरी ये सब अगर लिखा मिल जाता है और ये सारे अगर एक मत होते हैं, ये सारे अगर एक मत होते हैं तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं, यदि एक मत नहीं होते तो उनको हम प्लूरल मानते हैं। जैसे कमेटी आपको पता होगा, जैसे जब भी कमेटी बनती है तो उस कमेटी में कोई ना कोई मेंबर होता है, ठीक है ना। और उन मेंबर के सारे जो विचार, चाहे कमेटी बने चाहे कोई बोर्ड बनता है ना, उस बोर्ड में भी जैसे कि लोग परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड होता है, तो वहाँ बोर्ड में बहुत से मेंबर्स होते हैं। ज्यूरी जहाँ पर न्यायाधीशों का जो एक ग्रुप होता है उसको पूरे को ज्यूरी बोल देते हैं। तो ये सब अगर इनका एक ही मतलब इनका एक ही विचार हो तो ऐसे केस में हम इनको सिंगुलर मानते हैं। यदि इनका डिसीजन सब अलग अलग हो, सबके विचार अलग अलग हो, तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। यहाँ देखिए
द कमेटी इज नॉट यूनानिमस, मतलब जो कमेटी थी वो एक मत नहीं थी, कमेटी एक मत नहीं थी, इसका मतलब क्या थी, अलग अलग थी, तो इसलिए प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हटाएंगे और आर का प्रयोग करेंगे, द कमेटी आर नॉट यूनानिमस इन देयर ओपिनियन। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, जैसे अगर लिखा हो डिवाइड या नॉट यूनानिमस, मतलब यदि कमेटी डिवाइड हो या एक मत ना हो, इसका मतलब अलग, डिवाइड मतलब अलग अलग है, और नॉट यूनानिमस मतलब एक मत नहीं है, तो इसका मतलब प्लूरल है। और यदि सिर्फ यूनानिमस लिखा हो मतलब एक मत हो, तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है पेपर में। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लिखा है, लिखा है कि बोर्ड हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट 2 न्यू मेंबर्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया है कि ना आपका यूनानिमस आया है ना डिवाइड टाइप का आया है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसको सिंगुलर यूज केस में मानेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड है, तो हम यहाँ पे हैव को हटा के हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्राउड। आप जितने भी जो आपके जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा आपका सिंगुलर ही होता है। जैसे आपका क्राउड, बहुत से लोगों के ग्रुप को, भीड़ को, मतलब भीड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा आपके सिंगुलर ही होते हैं। अगर देखो देखने में ये लग रहा है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और एस लगता है, और साथ में ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड्स होते हैं। और मूव मतलब जैसे हिलना डुलना आगे बढ़ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्राउड सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे मूव नहीं होगा बल्कि मूव्स का प्रयोग होगा। तो द क्राउड मूव्स फॉरवर्ड, मतलब जो भीड़ है वो आगे की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 26, देयर आर 80 रुपीज इन माई पॉकेट। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर कभी भी पेपर में आपको रुपीज़ लिखा मिल जाए और रुपीज़ लिखा मिल जाए, माइल्स लिखा मिल जाए, और इन दोनों रुपीज़ और माइल्स से पहले यदि कोई नंबर लिखा मिल जाए, फिक्स नंबर, जैसे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 4 माइल्स, 6 माइल्स, तो यह हमेशा सिमिलर ही होते हैं। देखिए रुपीज़ और माइल्स के पहले यदि कोई संख्या लिखी मिल जाती है तब उसको हम सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था बेटा आपका आर को हटाएंगे और यहाँ पे होगा देयर इज 80 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 80 रुपये थे। हाँ, इस क्वेश्चन में जो रूल लग रहा है उसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कभी भी अगर माइल्स से पहले यदि कोई नंबर लिखकर आ जाए तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर का प्रयोग होगा। तो आंसर आपका बनेगा 30 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ये भी एक अच्छा रूल है, काफी पूछा जाता है पेपर में। कभी भी अगर आपको मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा ऐसा लिखा मिल जाता है तो उसके बाद में हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं। तो इस पूरे को पूरे हम सिंगुलर ही मानेंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा, इसमें यहाँ पर जो वर लिखा हुआ है इस वर को हम लोग हटाएंगे और इसको हटा के हम लोग इसकी जगह वर का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो सही आंसर बनेगा इसमें, सॉरी, यहाँ पे हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, वर को हटा देंगे। तो आंसर बनेगा मोर देन वन। और एक चीज़ और ध्यान देना, इसके बाद में सिंगुलर नाउन आता है तो यहाँ पे MEN नहीं रहेगा, MAN होगा। मैं इस आंसर को पूरा लिख देता हूँ, मोर देन वन मैन, ठीक है ना, वाज अवार्डेड। ये कुछ स्ट्रक्चर है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, लिखा है स्विमिंग आर अ गुड एक्सरसाइज। तो आप हमेशा ध्यान देना, यदि कभी भी जीरेंड, अगर सब्जेक्ट के रूप में यदि आपका जीरेंड आता है, सब्जेक्ट के रूप में यदि कभी आपका जीरेंड आता है तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म, उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। जैसे वॉकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, टीच, सब वर्ब होता है ना। तो वर्ब कभी फर्स्ट फॉर्म से वर्ब आता है तो वो हमेशा आपका हम क्या मानते हैं, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट और उसको सिंगुलर ही
मानते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे स्विमिंग के साथ में आर नहीं आएगा, क्योंकि इज का प्रयोग आंसर बनेगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है माई एक्सपेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली। एक्सपेक्टिकल्स का मतलब होता है बेटा चश्मा, ग्लासेस भी बोलते हैं चश्मा को। तो आप ये ध्यान देना, कोई भी चीज़ अगर जोड़ी में है, जैसे अगर आप देखोगे जब चश्मा लगाते हैं तो वो दो जोड़ी में होता है ना, उसमें दो जो आपके ग्लासेस लगते हैं वो दो लगते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये ग्लासेस, ठीक है। उसमें हाँ, और कभी आपको जैसा मोजा होता है तो मोजा हमेशा जोड़ी में आता है, अकेला नहीं होता है ना, जैसे दो पैर के लिए होते हैं। शूज़ होता है तो एक जोड़ी में रहता है ना, दो साथ में रहते हैं। अगर आप सीजर्स मतलब होता है कैंची, कैंची भी देखो जब खोलते हैं तो उसमें से दो है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। टोंक्स मतलब चिमटा, चिमटा भी आप देखोगे दो पार्ट्स में होता है। एक पिंसर्स होता है सरसी, ये भी दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। और ट्राउजर्स अगर आप देखेंगे जो हम लोग पैंट पहनते हैं ना, वो भी दो पार्ट में होते हैं, उसमें दो पैर डाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी आती हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या माने, इन सारी चीज़ों को क्या मानते हैं, प्लूरल ही मानते हैं। चाहे स्पेक्टिकल्स हो, सॉक्स हो, शूज़ हो, सीजर्स हो, टोंग्स हो, पिंसर्स हो और ट्राउजर्स हो, ये सब आपका प्लूरल ही माना जाता है। लेकिन अगर इन सारे शब्दों से पहले यदि ए पेयर ऑफ लग जाए, मतलब एक जोड़ी, ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है, एक जोड़ी लग जाता है, तो उसको हम तब सिंगुलर ही मानते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा माई एक्सपेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें लिखा है हर सीजर्स इज ब्लंट। ब्लंट मतलब जो धारहीन, जिसमें कोई धार ना हो। तो अभी मैंने आपको बताया है जो सीजर्स होता है बेटा, सीजर्स आपका प्लूरल होता है, क्योंकि दो जोड़ी होते हैं इसलिए इसको प्लूरल मानेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे इज का प्रयोग ना करते हुए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो आंसर बनेगा हर सीजर्स आर ब्लंट। अभी देखिए इस रूल को हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35। अगर कभी भी सीजर से पहले एक पेयर ऑफ लिखा मिल जाता है तो हम उसको एक जोड़ी बोलते हैं, तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि ए पेयर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूँ कि ये जो अगर आप ध्यान देंगे, जैसे जो इज होता है, आर होता है, एम होता है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब एक ही टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसी में से कुछ ना कुछ आपस में चेंजमेंट होगा। इस क्वेश्चन में एम जो होता है आई के साथ आता है, और ये आपका प्लूरल के साथ आता है, और ये आपका सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 36। बिलियर्ड्स एक खेल होता है। अगर आपको ध्यान हो कि आपने बहुत से फिल्मों या नाटकों में देखा होगा, एक बहुत बड़ा सा टेबल होता है ना, जैसे एक बहुत बड़ा सा एक आपने देखा हो, एक बहुत बड़ा सा टेबल होता है ना, यहाँ पे 4 छेद होते हैं, और यहाँ पे कोई आदमी एक डंडा लेके खड़ा रहता है, तो उस पर जब हिट करता है तो बॉल उसके अंदर चली जाती है। तो इसी खेल को हम बिलियर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक खेल का नाम है। एस लिखने से कोई चीज़ प्लूरल नहीं हो जाती यदि उसका नाम ही एस से खत्म होता है। तो खेल है तो इसलिए ये सिंगुलर माना जाएगा। तो बिलियर्ड्स इज अ गेम, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कार्ड्स जो हम ताश खेलते हैं उसको बोलते हैं, ये भी एक खेल का नाम है, इसलिए ये सिंगुलर होगा। तो कार्ड्स एक खेल का नाम होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कार्ड्स इज पॉपुलर इन अवर कंट्री। जो ताश है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जिस प्रकार से अभी हमने ऊपर देखा था कि यदि जीरंड के बाद में आईएनजी लग जाता है और सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। तो वैसे ही इन्फिनेटिव भी होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसको हम सिंगुलर ही बोलते हैं। जैसे देखिए हेल्पिंग और यहाँ इससे पहले सब्जेक्ट ही आ गया, तो ये सिंगुलर है ना। यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। टू वॉक इज हेल्दी, मतलब टहलना जो होता है वह स्वास्थ्यकर होता है आपके लिए। देखिए मीजल्स इसका सही उच्चारण होता है। अगर आप पढ़ेंगे मीजल्स एक बीमारी होती है, खसरा, ठीक है।
तो खसरा इसके सामने एस लगता है, तो एस लगने से बेटा किसी के नाम के सामने एस लग जाता है तो प्लूरल नहीं बन जाते, बीमारी का ही नाम है, इसलिए ये एक सिंगुलर है। मीजल्स ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्स एक कुछ गला का रोग होता है, बहुत मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, गला का रोग होता है, तो ध्यान देना ये भी एक बीमारी का नाम है, तो इसलिए क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये मीजल्स और मम्स सिंगुलर है, और यहाँ पे मीजल जब भी आएगा तो हम उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और डिजीज मतलब होता है बीमारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, देखिए आम इज गिवन टू द बेगर। इसी जब एल एम आता है तो एल को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो एल साइलेंट हो जाता है, तो आम। वैसे सही शब्द बेटा ये होता है, मैं नीचे आपको लिख भी दे रहा हूँ, देखो आर्म्स का मतलब होता है भीख, थैंक्स का मतलब धन्यवाद, वेजेस मतलब मजदूरी, एनएस मतलब इतिहास, जो वर्ण क्रम से लिखा हुआ इतिहास हो, है ना, जो अल्फाबेटिकली लिखा हो, रिचेस मतलब होता है धन या संपत्ति, और प्रीमाइसेस मतलब परिसर। तो ये सारे शब्द बेटा प्लूरल ही होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद करने का अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं कुछ आपको ट्रिक बता सकता हूँ। जैसे कि आर्म्स का मतलब हो गया भीख, तो आदमी जब भीख मांगता है तो दोनों हाथ करके मांगता है, तो आप उसको समझ लेना कि वो क्या होगा, दो हाथ लगे, इसलिए प्लूरल हो गया। थैंक्स भी जब भी हम किसी को बोलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के ऐसे समझ सकते हो कि थैंक्स बोलते हैं, इसलिए वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। जब भी हम किसी से अपनी मजदूरी मांगते हैं तो आप ऐसे याद कर लो कि दोनों हाथ फैला के मांगते हैं, इसलिए दो हाथ लग गए, इसलिए वो प्लूरल बन गया। और इतिहास एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इतिहास में जो वर्ण क्रम में लिखा है तो मतलब बहुत चीज़ें लिखी होंगी, इसलिए वो प्लूरल मान लेते हैं। और संपत्ति भी संपत्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको भी आप लोग याद कर लेना कि वही प्लूरल होगा, है ना। प्रीमाइसेस परिसर, जो आपका जहाँ पे आप रहते हैं एक प्रीमाइसेस बोल देते हैं, क्षेत्र एरिया, तो वो भी आपका प्लूरल ही होता है। तो यहाँ का आंसर बन जाएगा आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। तो आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे आर्म्स इज, है ना, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, इज है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अरे सॉरी इसे गलत लिख दिया थोड़ा, मैं इसको थोड़ा, इसका सही आंसर बनेगा बेटा, सही आंसर बनेगा आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, मतलब भिखारियों को भीख दी जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला थोड़ा गलत टाइप हो गया था, ठीक है। इसी के साथ में बेटा हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है आज आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ये चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये इससे बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं इस चैप्टर से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप को मेरे द्वारा पढ़ाया गया ठीक से समझ आया होगा, और आप मेरे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अपना बहुमूल्य जो आपका कमेंट होगा आप उसको ज़रूर ही मेंशन करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।